नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एलडीसी की जो जनरल साइंस की क्लासेस हम कर रहे थे, उसमें तीसरी क्लास आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि हमने 2 क्लासें ले ली, 3-3 टॉपिक हम जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट कवर कर रहे हैं। ठीक उसी कड़ी के अंदर आज हम फिर से आपके सामने 3 पॉइंट जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, उसको कवर करने वाले हैं। आपके सिलेबस में एक पॉइंट दे रखा है पर्यावरण अध्ययन, जिसमें पारितंत्र के बारे में बताया गया है और पारितंत्र के अंदर 3 टॉपिक हमें दे रखे हैं। 3 टॉपिक के अंदर जो पहला हमारा टॉपिक है वो है पारितंत्र की संरचना या उसके घटक, है ना? तो उसके बारे में हम बात करेंगे, पारितंत्र के घटक कौन से हैं। फिर दूसरा जो पॉइंट है, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, है ना? एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। और तीसरा जो इसके अंदर पॉइंट दे रखा है वो है जैव भू रासायनिक चक्र। ये तीनों पॉइंट आज हम, जितना हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सब को देखते हुए मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगा और आपसे क्वेश्चन बने, इस प्रकार की आशा मैं करता हूं। सबसे पहले तो ये जो इकोलॉजी है, इसको इकोसिस्टम कहते हैं या इन्वायरमेंट साइंस आप इसको कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर इसको मैं पढ़ाना चाहूँ तो 10 से 15 क्लास भी ले सकता हूँ, लेकिन हम इतना जो है नहीं पढ़ सकते। हमें जनरल साइंस पढ़नी है, यानी कि 9-10 तक का जो मैटर है उसको कवर करना होता है। तो टू द पॉइंट बात करेंगे। क्वेश्चन मैं पीछे के देख के आया हूँ एलडीसी में कैसे आते हैं, तो वो सारे, हालांकि यही टॉपिक जो है आपके जीके के अंदर भी दे रखा है, भारत के अंदर पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी, तो वहां पे भी ये कवर होता है। तो कुछ चीजें वहां पे कवर हो जाएगी, जीके के अंदर पढ़नी होती है। यहाँ पे मैं साइंस से रिलेटेड जो जो चीजें, 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, उसको कवर करवाने की कोशिश करूंगा। और सबसे लास्ट के अंदर इससे जुड़े हुए मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन भी दूंगा जो एलडीसी के अंदर पूछे गए हैं। तो वो आपसे एकदम सटीक तरीके से बन जाएंगे अगर आप इस क्लास को ध्यान पूर्वक देखेंगे। ठीक है? तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो एलडीसी की साइंस हम करवा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे मुझे ये पता चलता है कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो मैं कंटिन्यू कर सकूँ इसको। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम को जानने से मतलब इसके अंदर 3 पॉइंट थे, वो जानने हैं हमें। लेकिन उससे पहले इकोसिस्टम होता क्या है ये हम समझ लेते हैं, है ना? फिर जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे विस्तार से। लेकिन पहले इकोसिस्टम हमें समझ में आए तब जाके हम आगे बढ़े ना। तो थोड़ा-सा बेसिक्स से अगर मैं नहीं उठाऊँगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। इकोसिस्टम की परिभाषा बहुत ही सिंपल है। कोई भी जीव जो इस धरती पर रह रहा है, वो अपने आसपास के वातावरण के साथ में जो क्रिया करता है, जो क्रियाएं दर्शाता है, उसे इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है पारितंत्र की, कि कोई भी जीव अपने आसपास के वातावरण के साथ जो क्रियाएं दर्शाता है। अब आप कहेंगे सर कैसी क्रियाएं दर्शाएंगा? तो बहुत सिंपल है। जैसे कि कोई भी मनुष्य है, मनुष्य अपने आसपास के जीवों के साथ में क्रियाएं दर्शाता है। जीवों के साथ में, मैंने ये बोला है, वातावरण के साथ में या जीवों के साथ में, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होता है। तो वातावरण के साथ में बोला है, जीवों के साथ में नहीं। एक बार ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें शायद कंफ्यूज कर दिया है। एक बार परिभाषा ध्यान से सुनो। मैंने ये कहा कि कोई भी जीव जो अपने वातावरण के साथ पारस्परिक क्रियाएं दर्शाता है, उसे क्या कहेंगे? पारितंत्र। वातावरण के साथ क्रियाएं दर्शाता है। या फिर इसी परिभाषा को मैं दूसरे तरीके में ये बोल सकता हूं कि जीव की अपने वातावरण में जैविक और अजैविक घटकों के साथ में जो पारस्परिक क्रियाएं हैं, उसे पारितंत्र कहते हैं। वातावरण में तो दोनों प्रकार की चीजें मिलती है, जैविक घटक भी मिलते हैं, अजैविक घटक भी मिलते हैं। तो दोनों के साथ में वो क्रिया दर्शाता है, उसे पारितंत्र कहते हैं। परिभाषा लिख देता हूं एक बार, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है? परिभाषा किसकी परिभाषा मैं बता रहा हूं? पारितंत्र की। जीव की अपने वातावरण के साथ पारस्परिक क्रिया
दर्शाना। ये इसकी एक डेफिनेशन होगी। इसी डेफिनेशन को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि जीवों का या जीव का अपने जैविक व अजैविक घटकों के साथ जो पारस्परिक क्रिया होती है, पारस्परिक क्रियाएं, पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र इंग्लिश में इसे बोलते इकोसिस्टम। इको सिस्टम कहलाता है। तो ये इसकी एक जनरल परिभाषा है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपको सिर्फ सुनना है, समझना है, केवल और केवल ध्यान देना है, लिखने पे ध्यान नहीं देना है। नोट्स आपको इसके मैं अवेलेबल करवा दूंगा। मनी जानी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जैसे ही क्लास होती है मैं उस क्लास के नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको वहां पे दे देता हूं। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। उन्हीं चीज़ों को वहाँ पे नोट किया जा रहा है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है। बहुत ही शॉर्ट के अंदर अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं। एक बार आप जाके मनी जानी चैनल जो है टेलीग्राम पे सर्च करके वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। सिर्फ यहाँ पे समझो, ये परिभाषा इसकी आपको समझ में आ गई कि जीव जो है वो अपने आसपास के जीवों के साथ में भी, अन्य जो जीव है उनके साथ में भी, और जो अजैविक घटक है, अजैविक कारक है, उसके साथ में भी क्रिया दर्शाता है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। और विज्ञान की जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है उसे इकोलॉजी कहा जाता है। उसे इकोलॉजी कहा जाता है। यानी कि इकोसिस्टम का अध्ययन हम विज्ञान की जिस ब्रांच में करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया। इकोसिस्टम क्या है कि जीवों की अपने जैविक और अजैविक घटकों के साथ में क्रियाएं दर्शाना, वो इकोसिस्टम है। लेकिन इकोसिस्टम की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं वो इकोलॉजी है। ये दोनों चीजें आपको समझनी है। ये चीजें आपको समझ में आई। तो अब मैं पारितंत्र के घटक के ऊपर आता हूं। पारितंत्र के घटक कितने घटक है? परिभाषा देख के आप बता सकते हैं पारितंत्र के घटक। ये आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है इसको, पारितंत्र के घटक कितने घटक है आप जो है इसको देख के बता सकते हैं। डेफिनेशन को, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई तो आप बता सकते हैं पारितंत्र के कितने घटक होते हैं। मैं साइड में हो जाता हूं, बताइए। बिल्कुल, आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो। जीवों का जैविक और अजैविक घटकों के साथ में, यानी कि दो घटक हो गए, एक हो गया, दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। कौन कौन से? एक इसके अंदर हो जाएगा जैविक घटक, एक पहले अजैविक लिख देते हैं, एक हो जाता है अजैविक घटक, और एक इसमें हो जाता है जैविक घटक। पारितंत्र के कितने घटक है, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। अगर आपको डेफिनेशन आ रही है तो उसी के अंदर ये बात लिखी हुई है कि पारितंत्र जो है उसके दो घटक हैं, एक अजैविक घटक और एक जैविक घटक। ठीक है, अब ये डेफिनेशन और ज्यादा क्लियर होगी कि कैसे एक जीव अपने अजैविक घटकों के साथ में क्रिया दर्शाता है और कैसे एक जीव अपने जैविक घटकों के साथ में। जैविक घटक मतलब उस जीव के अलावा दूसरे भी तो सजीव हैं, तो उनके साथ में भी वो इंटरेक्शन करता है, और वो जीव अन्य जो अजैविक घटक है उसके साथ में भी इंटरेक्शन करता है। अब अजैविक घटक कौन कौन से हैं इसका अगर मैं बताऊं तो अजैविक घटक कौन से होते हैं? टेम्परेचर यानी कि तापमान, विंड यानी कि हवा, लाइट यानी कि प्रकाश, सोइल यानी कि मिट्टी, माउंटेन यानी कि पहाड़ पर्वत, वैली यानी कि घाटी, बहुत सारी चीजें हैं। अजैविक घटक मतलब निर्जीव प्रकार की चीजें आपके आसपास के वातावरण में जो भी पाई जाती है वो अजैविक घटक के अंदर आ गई। और इन सब के साथ में आप क्रियाएं दर्शाते हैं। क्या आपके जीवन में टेम्परेचर का प्रभाव नहीं है? आपके जीवन में तापमान का प्रभाव नहीं है? बिल्कुल है। आपके जीवन के अंदर हवा का प्रभाव नहीं है? आप हवा के साथ में इंटरेक्ट नहीं करते?
बिल्कुल जीवित रहने के लिए हमें हवा चाहिए। यानी कि कोई भी जीव जो है वो केवल जैविक घटकों के साथ या केवल अजैविक घटकों के साथ क्रियाएं करके जीवित नहीं रह सकता। वो अपने आसपास का जो वातावरण है, उस वातावरण के अंदर जो जैविक घटक है, यानी कि दूसरे प्रकार के जो सजीव है, उनके साथ में भी क्रिया करता है। और जो अजैविक घटक है, जो निर्जीव वस्तु है, निर्जीव चीजें हैं, उसके साथ में भी क्रिया करते हैं। अजैविक घटक कौन से होते हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। टेम्परेचर, विंड, लाइट, सोइल, पीएच, ये सब कुछ जितने भी आपको याद आ रहे हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। जैविक घटक कितने होते हैं? तो जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं। इसको हमें डिटेल से समझना है, क्योंकि इसको बहुत स्पेशल करके आपके एलडीसी के सिलेबस में दे रखा है, जो है पारितंत्र का जैविक घटक। एक बात है, ये जो सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ ये एलडीसी वालों के लिए तो है ही, सेम डिट्टो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का सिलेबस है, सेम डिट्टो आपका सीईटी का सिलेबस है। तो अगर सेम सिलेबस है तो क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। तो इसमें किसी को डाउट अगर आ रहा है तो फिर उसको मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो सबके लिए है, ये मैंने लिख भी दिया, एलडीसी, सीईटी, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट सब पढ़ सकते हैं। जैविक घटक मैंने कहा 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये हमें बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। जैविक घटक के 3 प्रकार। एक होता है उत्पादक। ये क्या होता है? उत्पादक। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर है ना। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं एक बार सभी वर्ड बता देता हूं। जैसे कि इकोसिस्टम का मैंने पारितंत्र बता दिया। जैविक और अजैविक घटक का मतलब है बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो ये उनके साथ में इंटरेक्शन करता है, बाकी तो कुछ है नहीं, अभी तो मैंने बताया नहीं। उत्पादक के अंदर प्रोड्यूसर हो जाएगा, एक हो जाएगा उत्पादक, एक हो जाता है उपभोक्ता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर्स। क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। और एक इसके अंदर होता है अपघटक, अपघटक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डीकंपोजर्स, डीकंपोजर्स। ये 3 जैविक घटक होते हैं पारितंत्र के। तीनों नाम अभी के अभी याद कर लो। एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता और एक होता है अपघटक। 3 नाम आपको याद रखने हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये 3 चीजें हैं और इनके बारे में अब हम डिटेल से बात करने की, क्या उत्पादक कौन होता है, उपभोक्ता कौन होता है, अपघटक कौन होता है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन ये इसका बेसिक चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, ताकि आपको आगे जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अगर कोई बंदा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो भी ले सकता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या पढ़ने वाले, ये आपको समझ आ गया, इनके बारे में चर्चा करेंगे। बैकग्राउंड आपका क्लियर है, ये चीजें पढ़ते हैं अब, ठीक है। मैं उत्पादक से स्टार्ट करूंगा, अब मिटाऊं इसको, चलो। इसको इससे मिटाते यार, कपड़े से। किसी भी प्रकार का डाउट अगर आपको कोई होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं जवाब दे देता हूं, ठीक है। तो ये डाउट तो आपको रखना ही नहीं है। अब हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे? उत्पादक की बात करेंगे, प्रोड्यूसर की बात करेंगे। उत्पादक, उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप सोचिए, हम धरती पर जिंदा है, हाँ बिल्कुल जिंदा है। तो हमें जिंदा हम क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास एनर्जी है। यानी कि कोई भी जीव जो धरती पर है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी, कोई भी जो जीवित है, वो क्यों जीवित है? क्योंकि उसको ऊर्जा उसके पास है। और ऊर्जा हमें जो चाहिए वो आती कहां से, ये हमें समझना है ना। तो हम जीवित हैं क्योंकि हमारे पास ऊर्जा है। तो अब ऊर्जा आती कहां से है? आप कहेंगे जैसे कि मनुष्य की अगर मैं बात करूं, तो मनुष्य के पास ऊर्जा कहां से आती है? या तो हम दूसरे जंतुओं को खाते हैं, या पेड़ पौधे, मोस्टली जो शाकाहारी होते हैं वो पेड़ पौधे से बने वस्तु खाते हैं। वस्तु क्या? सामग्री, भोजन सामग्री। अब आप कहेंगे सर हम वहां से खा लेते तो हमें वहां से एनर्जी आ जाती है। अब पौधे के पास कहां से आ गई? भाई तुमने तो पौधे खा लिया तो वहां से मिल गई तुम्हें, पौधे के पास कहां से आई? पौधा भी तो जीवित है, तो उसके पास भी तो एनर्जी आती होगी, तभी तो वो जीवित रह रहा है। तो पौधे के पास एनर्जी आती है सूर्य से। वो सूर्य से जो प्रकाश किरणें हैं उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। सूर्य जो होता है वहां से पौधे एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि धरती पर जो एनर्जी का सोर्स है वो सूर्य है। धरती पर जो ऊर्जा कहीं से अगर आती है अंतिम रूप से, तो वो सूर्य से आती है। क्वेश्चन आ सकता है इकोसिस्टम के अंदर या इसके अंदर जो है बायोडायवर्सिटी के अंदर एनर्जी का अंतिम सोर्स क्या है?
तो सूर्य है। धरती पर ये चीज आप लिखेंगे यहाँ पे, धरती पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, एकमात्र स्रोत सूर्य है। अब उत्पादक जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस सूर्य की जो ऊर्जा है, यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो धरती पर प्रकाश किरणों के रूप में पहुंचती है। जो सूर्य से प्रकाश निकलता है वो उसकी किरणें धरती पर आएगी और उसी किरणों के अंदर फोटोन के रूप में एनर्जी होती है। अब उसी ऊर्जा को, यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा है, उसी को रासायनिक सॉरी उसी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जो जीव, उन्हें ही उत्पादक कहेंगे। यानी कि उत्पादक वो होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और ये काम कौन करते हैं? ऑब्वियसली बात है, पौधे। तो यानी कि उत्पादक कौन है? उत्पादक है हमारे पौधे। उत्पादक कौन है? उत्पादक है हमारे पौधे। उत्पादक वो होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना या पौधे का भोजन बनाने की प्रक्रिया हमें प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो धरती पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सूर्य से मिलने वाली प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। उत्पादक जो होते हैं ना, उत्पादक का ये काम है। उत्पादक सूर्य से मिलने वाली प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पौधों के अंदर होता है, शैवाल एल्गी में होता है। दो ही चीज है मुख्यतः आपके पौधे जो हैं आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक घटक होता है वो क्लोरोफिल होता है। ये आप सबको पता है, क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के अंदर जो तत्व पाया जाता है वो मैग्नीशियम होता है। ये भी आप ध्यान में रख लेना। ये उत्पादक का बात हो गया। यानी कि उत्पादक जो है वो हमारे पौधे हो जाते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? पौधे होते हैं, जो कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यानी कि उत्पादक को एनर्जी कहां से मिलती है? सूर्य से। या उत्पादक को जो एनर्जी है वो डायरेक्ट सूर्य से मिलती है, वो उत्पादक हो गए। और उत्पादक का एग्जाम्पल है पौधे। उत्पादक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। अब पौधों ने तो भोजन कहां से ऊर्जा कहां से ले ली? सूर्य से। लेकिन क्या मनुष्य या फिर कोई भी दूसरा, जैसे कि भेड़ बकरी कोई भी है, तो वो भी क्या डायरेक्ट सन से एनर्जी प्राप्त करता है? जैसे कि मैं बाहर सन में जाके खड़ा हो जाऊं और मेरे ऊपर लाइट गिरेगी, मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जो है वो, हम जितने भी पौधों के अलावा सजीव है, वो डायरेक्ट सन से एनर्जी नहीं ले सकते। डायरेक्ट अगर हम सन से एनर्जी ले सकते तो हम तो उत्पादक में आ जाते ना। ये तो हमने बात की कि उत्पादक में सिर्फ पौधे आते हैं, क्योंकि वही होते हैं जो डायरेक्ट सन से एनर्जी लेते हैं। तो उपभोक्ता जो है वो एक दूसरी कैटेगरी है। मतलब ये अब जो है अपनी एनर्जी कहां से लेंगे? इन पौधों से लेंगे। पौधों ने सूर्य से ले ली और अब पौधों से एनर्जी जो लेते हैं उसे हम उपभोक्ता कह देंगे। या फिर इसका एक दूसरा केस ये भी बन सकता है कि कोई दूसरा जीव और है तो उससे भी हम ले सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो खरगोश है, तो खरगोश क्या खाता है? घास खाता है। तो पौधे से उसने एनर्जी ले ली। दूसरा, जैसे कि कोई भी बाघ है या फिर कोई भी ऐसा जीव है जो शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है, तो वो पौधों से भी ले सकता है या फिर कोई दूसरे जीव को भी खा सकता है, तो वो भी उपभोक्ता के अंदर ही आएगा, है ना। तो ये अपनी ऊर्जा, ये ऊर्जा के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। अन्य जंतु लिख दो, ऐसे लिखो सही रहेगा। अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात को?
ये जो उपभोक्ता होते हैं ये अपनी एनर्जी या तो पौधों से प्राप्त करेंगे या फिर अन्य जीवों के, और इसी के आधार पर उपभोक्ता को हम अलग अलग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, एक इसमें क्या हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, एक इसमें हो जाता है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता ऐसे लिखेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, और एक इसके अंदर लास्ट आपका हो जाएगा अंतिम उपभोक्ता। अंतिम उपभोक्ता, 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, 3 प्रकार के उपभोक्ता यहां पे हो जाएंगे। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं और अंतिम उपभोक्ता क्या होते हैं, समझो। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ये सीधे पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं, सीधे पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं, जो जीव शाकाहारी है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो जीव शाकाहारी है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता कौन होगा, जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है या दूसरे जंतुओं से प्राप्त करता है, वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। यानी कि यूं कह दूं मांसाहारी, समझ में आ रही मेरी बात को। प्राथमिक उपभोक्ता जो सीधे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं यानी कि जो शाकाहारी है, और द्वितीयक उपभोक्ता वो हो जाएंगे जो अन्य जंतुओं को मारकर खाते हैं, छोटे जंतुओं को, उन्हें हम मांसाहारी नाम दे सकते हैं। और एक होते हैं अंतिम उपभोक्ता जिसके अंदर आपके गिद्ध वगैरह आ जाते हैं, जो बड़े बड़े जीव होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, जो लास्ट होते हैं ना। तो ये सारी जो है इसके उपभोक्ता के 3 प्रकार यहाँ पे आप मान सकते हैं। अब लास्ट जो तीसरा हमारा बचा हुआ है वो है अपघटक, यानी कि डिकम्पोजर्स, अपघटक। बताइए अपघटक क्या होता है। उत्पादक और उपभोक्ता आपको समझ में आ गया। पारितंत्र के 3 जैविक घटक होते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर कोई भूल गया हो तो वापस याद दिला देता हूं। अपघटक जो होते हैं ये क्या करते हैं, अब ये जीव भी तो मरते होंगे, है ना। मान लो अंतिम उपभोक्ता शेर है, तो अब शेर को तो कौन खाता है, कोई नहीं खाता, है ना, वो मर गया। या फिर पेड़ पौधों की पत्तियां टहनियां जो जमीन पे गिर गई पत्तियां, ये है ना टहनियां वगैरह, तो अब जो उसको जो वापस जो है पचाने का काम कौन करेगा, वो करते हैं अपघटक, डिकम्पोजर्स। समझ रहे मेरी बात को। एक बार मैं लिख देता हूं कि जितने भी पादप और जंतु हैं, ये पादप व जंतु के मृत शरीर का विघटन करते हैं, विघटन करते हैं, अर्थात जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। और ये कौन होते हैं अपघटक, जीवाणु एंड कवक, जीवाणु एंड कवक। समझ आई मेरी बात, दिख रहा है ना सबको। हाँ, अपघटक जो होते हैं, मान लो अब ये जीव मरेंगे, तो इन जीवों के जो मृत शरीर है उसका विघटन करना, उसका विनाश करना, और ये बहुत जरूरी है। अगर आप सोचिए इस धरती पर मान लो शेर मर गया या कोई भी पेड़ पौधे ऐसे सड़े गले पड़ रहे हैं, तो वहां पे वो बिल्कुल बदबू फैल जाएगी वातावरण के अंदर एक बहुत ज्यादा। इसलिए ये जो जीवाणु और कवक होते हैं जिन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, ये उनको सफाया करके वातावरण में एक तरीके से शुद्धता बनाए रखने का काम करते हैं। इसलिए डिकम्पोजर्स भी बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं एक पारितंत्र की जो है बैलेंस बनाने के अंदर। तो अपघटक कौन से है, जीवाणु और कवक। उत्पादक कौन होते हैं, पौधे। इसके अलावा जितने भी जीव है जो या तो पौधे खाते हैं या अन्य जंतु खाते हैं, वो सब उपभोक्ता में आ जाएंगे। और उपभोक्ता के अंदर भी मैंने अलग अलग बता दिया, जो पौधे खाते हैं वो शाकाहारी, जो अन्य जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी, और एक होते हैं अंतिम उपभोक्ता जो सर्वाहारी वगैरह, एक कंडीशन उसमें और आ सकती है। ये तीनों जो है जैविक घटक यहाँ पे आपके क्लियर होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात।
ये तीनों जैविक घटक यहाँ पे क्लियर होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है, एक बात मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं, यानी अर्थात ये लाइन नीचे लिख देना, धरती पर प्रत्येक जीव भोजन हेतु एक दूसरे पर निर्भर है। इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन, नाम सुना है, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आ गया आपका कोई भी पौधे आ गए, पौधे को मान ले खा लिया खरगोश ने, खरगोश को खा लिया बाघ ने, फिर बाघ जब मरा तो उसको खा लिया गिद्ध ने। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार की फूड चेन इसको बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। मतलब कि कोई ना कोई जीव जो है वो भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे जीव पे डिपेंड है, चाहे वो जीव जो है वो पादप हो सकता है या जीव वो जंतु हो सकता है, लेकिन डिपेंड अवश्य करता है ना। खाएंगे क्या, या तो पौधे खाते हैं या जंतु खाते हैं, और इसके अलावा आप धरती पे क्या खाते हैं बताओ, है ना। तो ये जो है इसे ही खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। अब ये जो है ना, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता, अपघटक, इन्हें कहा जाता है पोषी स्तर। ये क्या है, ट्रॉपिक लेवल है, पोषी स्तर होते हैं। इसको मैं कहां पे लिखूं, यहाँ पे जगह नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। यहां पे लिख देता हूं, जैसे कि उत्पादक, उत्पादक से क्या हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से क्या हुआ, द्वितीयक उपभोक्ता, उससे क्या हुआ, अंतिम उपभोक्ता, ऐसे चलता जाता है। तो ये एक पोषी स्तर हो गया, ये एक पोषी स्तर हो गया, ये एक पोषी स्तर हो गया। ये सारे क्या है, अलग अलग पोषी स्तर होते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहा जाता है। तो एक जो पारितंत्र होता है, या एक खाद्य श्रृंखला में कितने पोषी स्तर हो सकते हैं, 3 से 5 तक हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे नहीं खाता ही जा रहा है, कितने आप सोचो, जैसे पौधे को किसने खा लिया, पौधे को खा लिया बकरी ने, है ना, या फिर किसी ने, कुछ भी आप XYZ मान सकते हो, बकरी ने खा लिया, बकरी को बाघ ने खा लिया, बाघ को गिद्ध ने खा लिया। तो 3 से 4 से ज्यादा स्टेप यहाँ पे नहीं होंगे। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रख लेना है। ये चीज ध्यान रखना है कि उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता, ये इन्हें पोषी स्तर कहा जाता है, ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। चलो, अब छोटे छोटे यही था, बड़ी चीज जो मुझे समझानी थी वो यही है। अब दोनों वो तो 5-5 मिनट की टॉपिक है, एक जैव भू रासायनिक चक्र और एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। ये बहुत छोटे टॉपिक है। पहले हम समझेंगे पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। अब ये तो आपको समझ में आ गया पोषी स्तर क्या होता है। अब हम समझेंगे पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, सिंपल सा एक नियम है, वो आपको समझना है। सबसे पहले तो जो पारितंत्र होता है, पारितंत्र, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। कैसा होता है, एक दिशात्मक होता है। इसका क्या मतलब होगा, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, याद रखना है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, वो दे देगा ऑप्शन में, एक दिशात्मक, द्विदिशात्मक, या प्रवाह होता ही नहीं है, ऐसे कुछ भी ऑप्शन डाल लेता है। तो आपको याद रखना है कि एक दिशात्मक होता है, यूनिडायरेक्शनल। अब एक सीधा सा स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक पोषी स्तर में, प्रत्येक अगले पोषी स्तर में, अब पोषी स्तर में यहां पे लिख रहा हूं तो समझ में आ गया मेरी बात। प्रत्येक अगले पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफर होता है, ऊर्जा का ही ट्रांसफर होता है। बाकी 90% ऊर्जा का हाश, हाश मतलब समझते हैं, लोश, लोश हो जाता है।
समझ रहे मेरी बात को? यही चीज आपको ध्यान रखनी है। दोनों जो पॉइंट बताए दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कहीं से बनेगा तो वो यहां से बनने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। दोनों प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, और दूसरी बात, प्रत्येक अगले पोषी स्तर में ऊर्जा केवल 10% ही पास हो पाएगी। इसको एग्जाम्पल से मैं अगर आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि पोषी स्तर क्या होता है? सबसे पहला पोषी स्तर होता है आपका उत्पादक। उत्पादक उत्पादक से अगला पोषी स्तर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि प्राइमरी उपभोक्ता। प्राइमरी उपभोक्ता से क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी, है ना, द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता से आगे क्या हो जाएगा? अंतिम उपभोक्ता। यही तो पोषी स्तर है, इसी को तो मैंने पोषी स्तर बोला। और ऊपर जो डेफिनेशन आपको एक स्टेटमेंट लिखा उसमें भी क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक अगले पोषी स्तर में, इसका अगला ये, इसका अगला ये, इसका अगला। तो अगले पोषी स्तर में केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। जैसे कि उत्पादक के पास 1000 किलो जूल एनर्जी है। ये क्या है? 1000 किलो जूल ऊर्जा है। यह बात आपको समझ आ गई? उत्पादक के पास 1000 किलो जूल की एनर्जी है। तो जो उपभोक्ता है, प्राइमरी उपभोक्ता है, ये इसका अगला पोषी स्तर हो गया। तो अगले पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा जाएगी। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता जब इस उत्पादक को खाएगा तो इसके पास जो एनर्जी इसको मिलेगी वो मिलेगी 100 किलो जूल, यानी कि इसका 10%। अब सेकेंडरी उपभोक्ता जब इसको खाएगा तो इसकी 10% इसको मिलेगी, यानी कि 10 किलो जूल। और अंतिम उपभोक्ता जब इसको खाएगा तो इसको इसकी जो है केवल 10% मिलेगी, यानी कि 1 किलो जूल एनर्जी यहाँ पे आते आते बच जाती है। इसी से एक स्टेटमेंट और लिख लो कि उत्पादकों के पास, प्रोड्यूसर जो होते हैं, उत्पादकों के पास सर्वाधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि सबसे पहले तो एनर्जी इसी के पास आती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा तथा सर्वोच्च मांसाहारियों के पास, या अंतिम उपभोक्ता कह सकते हैं, या सर्वोच्च मांसाहारियों के पास सबसे कम ऊर्जा होती है। ये बात बिल्कुल यहां से क्लियर पता चल रही है कि जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, उसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और जो सबसे लास्ट में है उसके पास सबसे कम हो जाएगी, है ना। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इसी के साथ साथ एक बात ये भी नोट कर लो कि जो इसी कारण ये जो है, इसी की वजह से ऊर्जा का जो पिरामिड बनेगा वो सदैव सीधा बनेगा। सदैव कैसा बनेगा? सीधा, क्योंकि एनर्जी का प्रवाह तो इस डायरेक्शन में ही होगा। ऐसे तो है नहीं कि ऐसे हो जाएगा, या फिर कभी इसके पास एनर्जी ज्यादा और इसके पास कम हो जाएगी, नहीं। तो यहां पे याद ध्यान रखना, इसी कारण ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ये पिरामिड एक अलग टॉपिक है, इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसके अंदर 3 प्रकार के पिरामिड हम पढ़ते हैं, नंबर के आधार पर, बायोमास के आधार पर और एनर्जी के आधार पर। तो एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, सिंपल सी बात है। तो ये पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह वाला टॉपिक जो है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा, और अगर इससे बाहर आएगा तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, कहीं से भी बन सकता है ना, बाहर से आएगा तो टॉपिक तो इतना ही है। तो क्वेश्चन तो बनेगा तो इसमें से बनेगा, अगर नहीं बन रहा है तो फिर बाहर से बन रहा है, तो फिर वो अपने काम का भी नहीं है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा और बच रहा है, वो क्या है? जैव भू रासायनिक चक्र। उसी को मैं समझाता हूं, इसको आप नोट करो। बाकी ये तो मैंने बता ही दिया कि अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, मनी जानी नाम से आपको मिल जाएगा, वहां पे नोट्स मैंने आपको डाल दिए हैं। ठीक है, चलो तीसरा और लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा है जैव भू रासायनिक चक्र। इंग्लिश में इसे कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल, या एक और इसका नाम है न्यूट्रिएंट साइकिल। सारे नाम याद रख लेना। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है? जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र, इंग्लिश में भी लिख दो बायो जियो केमिकल साइकिल। एक नाम इसका और है, इसे न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं, तो ये भी लिख लेना आप, न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, सारे नाम मैंने आपके लिख दिए। अब समझना है जैव भू रासायनिक चक्र कहते कैसे हैं।
आपको पता है हमारे आसपास जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, और भी बहुत सारी गैसें हैं। आपको ये भी पता है कि जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन कितनी होती है, नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 78% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, बहुत कम होती है, कितनी होती है, 0.3%, है ना। ऑक्सीजन कितनी होती है आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये जो गैसों का मिश्रण है या गैसों की जो प्रतिशतता है वायुमंडल के अंदर, अब पौधे इसका उपयोग कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम क्यों नहीं हो रही है, उतनी की उतनी कैसे बनी रही है, वायुमंडल में 0.3% है, हालांकि बढ़ रही है, वो तो एक लंबे समय का परिणाम है, लेकिन पौधे इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये तो कम हो जानी चाहिए ना। या फिर जैसे कि ऑक्सीजन, हम इतना सांस ले रहे हैं, धरती पर इतने सारे जीव आ गए हैं, तो ऑक्सीजन की कमी क्यों नहीं हो रही, 16 की 16% क्यों है, इसका रीजन बताइए आप। इसका रीजन है ये जैव भू रासायनिक चक्र, यानी कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं या कोई भी जो जो भी गैस है, जो भी एलिमेंट है, जो भी खनिज तत्व है या जो भी रसायन है, वो रिसाइकल होता रहता है, वो एक चक्र में घूमता रहता है, यहीं पे घूमता रहता है, वो कहीं पे भी न तो नष्ट होता है और न ही नया बनता है, यहीं पे इसी प्रकृति के अंदर, वातावरण के अंदर, वातावरण से जीवों में, जीवों से वातावरण में, इसी प्रकार इन्हीं के बीच में घूमता रहता है, इसी वजह से उसकी प्रतिशत उतना का उतना है। समझ गए मेरी बात को। चलो मैं लिख देता हूं, जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, खनिज तत्वों या रसायनों का, सिंपल सी परिभाषा लिखूंगा, या तो आप खनिज तत्व लिख दीजिए या रसायन लिख दीजिए, खनिज तत्वों, या मैं इसी के साथ लिखता हूं रसायन, खनिज तत्वों या रसायनों का वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट, वातावरण या नहीं, वातावरण तथा जीवों के मध्य विनिमय या चक्रण, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। जैव भू रासायनिक चक्र की एक सिंपल वन लाइन के अंदर डेफिनेशन हो गई कि खनिज तत्वों का वातावरण और जीवों के मध्य विनिमय, आदान प्रदान, या इसका चक्रण, जीवों के मध्य और वातावरण के मध्य इसका जो चक्रण है, साइक्लिंग है, उसे हम क्या कहेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र कहेंगे। समझ रहे मेरी बात को। बस अब ये जो जैव भू रासायनिक चक्र होता है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। यहां से क्वेश्चन आया है तो याद रखना इस चीज को, दो प्रकार का होता है। वो दो प्रकार का कौन सा हो जाएगा, एक इसके अंदर हो जाएगा गैसियस टाइप, गैसियस टाइप यानी कि गैसीय प्रकार का, और दूसरा जो इसके अंदर हो जाएगा वो हो जाएगा सेडिमेंट्री टाइप, सेडिमेंट्री टाइप, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टाने, नाम सुना होगा, तो उसी के बेसिस पे ये नाम रखा गया है। जी गैसियस टाइप, सेडिमेंट्री टाइप, दो प्रकार के जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं। समझ गए। गैसियस टाइप के अंदर क्या होता है, इसमें जो जैव भू रासायनिक होगा वो गैस होगी, इसमें जैव भू रासायनिक गैस होती है। और सेडिमेंट्री टाइप का मतलब है इसमें जो जैव भू रासायनिक होगा वो क्या होंगे, ठोस होंगे। जैव भू रासायनिक चट्टान क्या होती है, ठोस होती है, जैव भू रासायनिक ठोस होती है ना। अब इसका स्रोत क्या हो जाएगा, इसका स्रोत हो जाएगा आपका वायुमंडल। गैसें कहां पे पाई जाती है, ऑब्वियसली बात है वायुमंडल में। और ये जो है ठोस है, ये इसका स्रोत क्या हो जाएगी, चट्टान हो जाएगी, इसका स्रोत क्या हो जाएगी, चट्टान है। दोनों पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जैव भू रासायनिक दो प्रकार के होते हैं, एक गैसियस प्रकार का, गैसियस प्रकार का मतलब इसमें जैव भू रासायनिक जो होगा वो गैस होगी, और गैसें हमें कहां से मिलती है, वायुमंडल में, यानी कि इसका स्रोत वायुमंडल है। और इसके अंदर जो जैव भू रासायनिक होगा यानी कि जो खनिज तत्व होंगे वो ठोस रूप में होंगे। जैव भू रासायनिक का मतलब क्या हो गया, जैव यानी कि जीव, और भू मतलब भूमि यानी कि वातावरण, तो इनके मध्य जो घूमता है जो भी तत्व यानी कि जो भी खनिज है वो ठोस रूप में होगा, और ये जो खनिज होगा वो गैस रूप में होगा, है ना। तो इसका स्रोत हो गया चट्टान है, ठोस रूप में। अब कौन सा जैव भू रासायनिक गैस होता है, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एक है कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, ये चार नाम आपको याद रखने हैं। चार साइकिल, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, चार प्रकार के साइकिल जो थे वो गैसीय प्रकार के अंतर्गत आते हैं। इससे क्वेश्चन बना हुआ है।
ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बना हुआ है। अब आपसे पूछेगा कि सेडिमेंट्री टाइप के अंदर एग्जांपल क्या है, तो इसके अंदर फॉस्फोर साइकिल, सल्फर साइकिल, कैल्शियम साइकिल, मैग्नीशियम साइकिल, ये आप याद रख लेना। अगर इतना याद नहीं रखो तो ये दो तो रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर आ जाता है। यानी कि जो फॉस्फोरस है वो हमें ठोस के रूप में मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये गैस के रूप में मिलती है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे अभी आप कमेंट सेक्शन बताएंगे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये बहुत सिंपल है और यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, कोई और जगह नहीं है क्वेश्चन बनने की, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आएगी तो मुझे बताएं। आ गई। अब हमें कुछ जो साइकिल है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी उठ सकता है। तो यहाँ पे जिन साइकिल के बारे में जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं बात करूंगा। एक कार्बन साइकिल को हम पढ़ेंगे, एक नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ेंगे और एक फॉस्फोर साइकिल को पढ़ेंगे। वैसे सारे साइकिल तो अपन नहीं पढ़ सकते, कितने सारे साइकिल हो जाएंगे, है ना। तो दो तीन साइकिल जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम गारंटी है कि वहीं से बनेंगे, उन तीन साइकिल को हम पढ़ रहे हैं। एक कार्बन साइकिल, एक नाइट्रोजन साइकिल और एक फॉस्फोर साइकिल, तीनों को हम पढ़ेंगे, तीनों को पढ़ने वाले हैं। यहां से वैसे क्वेश्चन आने की चांसेस कम ही है। आप इतनी चीजें तो हर किसी को याद होना चाहिए, लेकिन आगे जो मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ा बहुत उस पर भी ध्यान दे लिया करो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो आप। मिटाओ इसको। चलो, सबसे पहले हम नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल जैसे ही पढ़ लेंगे उसके बाद हम कार्बन साइकिल और फॉस्फोर साइकिल पढ़ लेंगे। नाइट्रोजन साइकिल, हिंदी वाले लिख लो नाइट्रोजन चक्र, हिंदी वाले लिख लो नाइट्रोजन चक्र। हिंदी वाले नाराज हो जाते हैं, सर हिंदी में पढ़ाते ही नहीं हूं। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, देखो आप सबको पता है कि 78% नाइट्रोजन है धरती पर। धरती पर कितनी नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। लेकिन ये नाइट्रोजन पौधे और जंतु के कोई काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इसको पौधे इस नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण कर ही नहीं पाते। इसका क्या रीजन है, ये नाइट्रोजन जो है इसके बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन दो जो नाइट्रोजन के अणु हैं, सॉरी परमाणु हैं, उसके अंदर 3 बॉन्ड होते हैं। इसलिए नाइट्रोजन की इस फॉर्म का प्रयोग पौधे नहीं कर पाते, है ना। 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे व जंतु, पौधे और जंतु जो होते हैं वो इसका सीधा प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन पौधे व जंतु सीधे इसको ग्रहण नहीं कर सकते, है ना। तो ये पौधे जो है वो नाइट्रोजन को N2 के रूप में ग्रहण नहीं करते। पौधों को चाहिए अमोनिया के रूप में या नाइट्रेट के रूप में। पौधों को नाइट्रोजन किसके रूप में चाहिए, N2 के रूप में नहीं चाहिए। पौधों को चाहिए या तो अमोनिया के रूप में या फिर चाहिए नाइट्रेट के रूप में। अब आप कहेंगे सर N2 के रूप में क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच 3 बॉन्ड होते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो उसको इसको तोड़ पाए, है ना। तो इसलिए नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना या या फिर नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना, ये सारे प्रोसेस नाइट्रोजन चक्र में आते। तो 4 स्टेप होते हैं इसके अंदर नाइट्रोजन साइकिल में। एक इसके अंदर हो जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंग्लिश वाले बच्चों को फिक्सेशन का मतलब समझ गया, हिंदी में इसका मतलब होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होते हैं ना, उस नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला जाता है। यानी कि नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना सा आप ध्यान रखो कि नाइट्रोजन जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, कौन सी नाइट्रोजन, वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया। क्यों बदला अमोनिया में, क्योंकि पौधे और जंतु नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ही ग्रहण करते हैं, इसलिए बदला। तो ये इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और ये करता कौन है, कुछ सहजीवी अवस्था में जो जीवाणु है वो इसका ये काम करते हैं। ये कौन सा, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने का काम कौन करते हैं, कुछ सहजीवी जीवाणु, जैसे कि राइजोबियम। ये एक एग्जांपल आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। ओके, दूसरा यहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का जो मतलब है वो ये है कि जो अमोनिया मैंने बनाया, इस अमोनिया को
नाइट्रेट के रूप में बदलना। किसके रूप में? इसे बोलते हैं नाइट्रेट। इस अमोनिया को नाइट्रेट के रूप में जो बदलते हैं उसी प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिया को नाइट्रेट में बदला, नाइट्रीकरण। लेकिन ये सीधा नाइट्रेट में नहीं बदलता, इसमें एक स्टेप और होता है बीच में। इसमें और क्या बनता है? वो बनता है NO2- यानी कि नाइट्राइट बनता है। क्या बनता है? नाइट्राइट बनता है। तो ये सीधे नहीं बनता है। बाकी कहने को हम ऐसे ही कहेंगे कि अमोनिया से नाइट्रेट बनाने की जो प्रक्रिया है उसे नाइट्रीकरण कहते हैं। लेकिन ये 2 स्टेप में होता है, पहले नाइट्राइट बनेगा फिर नाइट्रेट बनेगा। अब अमोनिया से जब नाइट्रेट बनता है ना, NO2- बनता है, नाइट्राइट, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया हम काम में लेते हैं वो लेते हैं नाइट्रोसोमोनास। ये काम करता है नाइट्रोसोमोनास। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया हम यूज में लेते हैं वो नाइट्रोबैक्टर होता है। कौन होता है? नाइट्रोबैक्टर होता है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये प्रोसेस भी आपको कंप्लीट है। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण क्या होता है? ये जो नाइट्रेट बना इसको वापस अमोनिया में बदलना। विनाइट्रीकरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, इसको नाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है? जो नाइट्रेट हमने बनाया है उसको वापस से अमोनिया में कन्वर्ट करना। जस्ट इसका अपोजिट है नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। तो ये भी अपोजिट होगा। यहाँ पे अमोनिया से नाइट्रेट बन रहा है, यहाँ पे नाइट्रेट से अमोनिया बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया काम आएंगे? जो डीनाइट्रिफिकेंस, यहाँ पे जो बैक्टीरिया आपको देगा वो यहाँ पे उस बैक्टीरिया का नाम और लास्ट में डीनाइट्रिफिकेंस जरूर लिखा होगा, डीनाइट्रिफिकेंस। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरिया विनाइट्रीकरण कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी XYZ नाम हो सकता है, पीछे आपको डीनाइट्रिफिकेंस नाम मिलेगा, और हिंदी में है तो विनाइट्रीकृत ऐसा आपको नाम मिल जाएगा, जिससे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये विनाइट्रीकरण करने वाला बैक्टीरिया है। और नाइट्रीकरण के अंदर मैंने आपको बता ही दिए कौन से बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा होता है, और इतना सा ध्यान रखना किसमें कौन होता है। एक चीज और होता है अमोनीकरण। अमोनीकरण का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे क्या कहा? वायुमंडलीय नाइट्रोजन से अमोनिया बनना। यहाँ पे सड़े गले पदार्थों से अमोनिया बनना। सड़े गले पदार्थों से अगर अमोनिया बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अमोनीकरण कहेंगे। और ये काम कौन करता है? इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो बैसिलस जातियां। बैसिलस नाम को अगर कहीं पे भी बैसिलस नाम का बैक्टीरिया आपको दिख रहा है तो वो अमोनीकरण का काम करता है। ये 4 स्टेप आपको नाइट्रोजन साइकिल में याद रखने हैं। इससे बाहर नाइट्रोजन साइकिल में आई थिंक क्वेश्चन नहीं बनने वाला, इससे बाहर कुछ भी नहीं बनने वाला है। मिटाओ मैं इसको। अब हमारे 2 साइकिल और पढ़ने, एक हम कार्बन साइकिल पढ़ लेते हैं और एक हम पढ़ लेते हैं फॉस्फोर साइकिल। फिर मैं आपको आज के लिए छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए नहीं, है ना। चलो, तो पहले हम कार्बन साइकिल पढ़ लेते, कार्बन चक्र पढ़ लेते। कार्बन चक्र के अंदर कुछ भी नहीं, एक पॉइंट आप ये ध्यान रख लेना कि सभी जीवों के शुष्क भार में, शुष्क भार मतलब समझते हैं? उसको जलाएंगे जो राख बचेगी ना उसे शुष्क भार कहेंगे। तो सभी जीवों के शुष्क भार में लगभग 49% कार्बन है। 49% क्या है? कार्बन है। जब जीव को आप जलाकर उसको बर्न कर देंगे, उसमें जो राख बचेगी उसमें 49% आपका कार्बन होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब कार्बन साइकिल की अगर मैं बात करूं तो कार्बन जो है वो या तो एटमॉस्फेयर में हो सकती है ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, या तो वायुमंडलीय CO2 या फिर जलीय CO2। क्योंकि कार्बन का एक बहुत बड़ा अमाउंट, भाई कार्बन होती कि कार्बन का जो मेन होता है कंपाउंड फॉर्म होती है वो CO2 ही होती है, CO2 ग्रुप में होती है। तो या तो वो वायुमंडल के अंदर CO2 हो सकती है या फिर बहुत सारी CO2 जल के अंदर भी घुली रहती है, तो जलीय CO2 दो ही होती है। अब वायुमंडलीय CO2 या जो जलीय CO2 है, इस CO2 को पौधे जो है वो ग्रहण करते हैं। क्यों ग्रहण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण हेतु। यानी कि मैं चक्र बता रहा हूं कार्बन कैसे घूमता है जीवों और वातावरण के बीच।
तो ये जो CO2 है ये पौधों के अंदर गई। पौधे को क्यों चाहिए? क्योंकि इसको प्रकाश संश्लेषण करना, अपना भोजन बनाना है, ठीक है, पौधे के पास चली गई। अब पौधे के अंदर दो कंडीशन हो सकता है। क्या कंडीशन हो सकती है पौधे के अंदर? दो। या तो ये पौधा जो है, तीन कंडीशन हो सकती है, या तो ये पौधा क्या गया, मर गया, मृत हो गया, या इस पौधे को किसी जंतु ने खा लिया। दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये पौधा मर गया या इस पौधे को कोई जंतु खा गया। अगर ये पौधा मर गया यानी कि टहनियाँ पत्तियां गिर गई, तो उसका जो कार्बनिक पदार्थ है, मैंने आपको बताया भी था कि शुष्क जीवाश्म में 49% होती है, तो ये अपने आप मरने के बाद इसमें जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं ये वापस इधर मिल जाएगा CO2, ठीक है, मरने के बाद। या फिर जंतु को अगर मिल गई तो जंतु के अंदर भी दो कंडीशन है, या तो वो मर गया है ना, तो मर गया तो इसमें आ जाएगा, या फिर वो श्वसन के द्वारा, श्वसन के अंदर क्या छोड़ते हैं हम, जब सांस हम बाहर निकालते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, तो श्वसन से भी वो इसमें चली गई। और पौधे भी श्वसन के दौरान क्या करते हैं, CO2 ही छोड़ते हैं, तो ये भी वापस आकर के इसमें चली गई। यानी कि इस प्रकार ये चक्र चलता है। ध्यान रखना है, रख भी सकते हैं और दिमाग से भी काम में ले सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। एक होता है फॉस्फोरस चक्र, फॉस्फोरस चक्र। इसके अंदर जो ध्यान रखने बात, ये कहां पे पाया जाता है? आपके DNA के अंदर पाया जाता है, आपके RNA में पाया जाता है, आपकी हड्डियों के अंदर पाया जाता है, आपके दांतों में पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, फोस्फोरस हमारी बॉडी के अंदर कहां कहां मिल सकता है, ये चीज ध्यान रखना। अब फोस्फोरस चक्कर है तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने गैसीय प्रकार और सेडिमेंट्री प्रकार बताया, तो कार्बन चक्र या नाइट्रोजन चक्र मैंने बताया ये गैसीय प्रकार के हैं, और जो फोस्फोरस चक्र मैंने बताया ये आपको मैंने सेडिमेंट्री टाइप में बताया, मतलब इसका स्रोत क्या है, चट्टाने हैं। तो ये आपको देखो चट्टाने हैं, चट्टानों के अंदर फोस्फोरस पाया जाता है। अब चट्टाने टूटती भी है, उनका अपक्षय होती है, अपक्षय मतलब डिकम्पोजिशन होता है या अपरदन होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूटती है। तो ये जो चट्टानों से फोस्फोरस जो है वो टूट के या तो मृदा के अंदर आ गया या फिर वो जल के अंदर चला गया। दो कंडीशन हो सकती है, या तो मृदा के अंदर आ गया या फिर जल में चला गया। मृदा के अंदर अगर आ गया तो इसको पौधों ने ग्रहण कर लिया, पौधों से ये किस में आ गया, जंतुओं ने ग्रहण कर लिया इसको, पौधों से जंतु में आ गया, और जंतु अगर मरे तो वापस से ये किस में आ गया, मृदा में। ये क्या हो गया? अब आप कहेंगे सर जल वाला बताइए नहीं, तो जल वाला भी कुछ नहीं है, ये जल में, जल में, जल से शैवाल के अंदर चला गया, शैवाल ने उसको ले लिया, शैवाल से मछली ले ली, ठीक है, मछली से वापस मछली जब मरी तो वापस मृदा के अंदर मिल गया। सिंपल सी, कुछ भी नहीं। ध्यान रखना कि चट्टानों के अंदर फोस्फोरस होता है, जब चट्टानें टूटती है छोटे छोटे कणों के रूप में, तो या तो वो जल के साथ बह जाता है, जल में चला जाएगा फोस्फोरस, या मिट्टी के साथ मिल जाता है। तो अगर मिट्टी में मिल गया तो मिट्टी के अंदर पौधे उसको क्या करेंगे, मिट्टी से पौधे पोषक तत्व ग्रहण करते ही है, खनिज तत्व, तो वहां से उसको पौधे ग्रहण कर लेंगे। अब पौधों ने ग्रहण कर लिया तो पौधों में फोस्फोरस आ गया, अब पौधों को हम खाते हैं तो हमारे अंदर आ जाएगा, जंतुओं के अंदर आ जाएगा, और जब जंतु मरेंगे, या इसमें पौधे भी मर सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ जंतु ही मरेंगे, पौधे भी मर सकते हैं, तो पौधे मरेंगे तो भी वो मृदा में आ जाएगा, और जंतु मर रहे हैं तो भी फिर वो वापस से मृदा के अंदर मिल जाएगा फोस्फोरस। अपन मिट्टी में ही मिलते हैं, पौधे मरो चाहे जंतु मरो, कहां पे मिलते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं अंत में, ठीक है। और ऐसे ही ये जल के अंदर भी होता है, जल के अंदर जल वाला चक्कर चलता है, सिंपल सी ध्यान रखनी है। तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, और रुकिए, अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। यहाँ पे आपने जो कुछ भी चीजें पढ़ी, अगर आपसे सही हो रही है कि नहीं हो रही है ये आपको पता लगाना है, या आपने समझा कि नहीं समझा, आपका ध्यान क्लास में कितना था वो अब पता चलेगा। मैं यहाँ आपको 3-4 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ताकि टाइम हमारा बचे। इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो लिख लो, फिर मैं आपके सामने 4 क्वेश्चन डालता हूं जो इससे संबंधित LDC के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलो, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिए, 4 क्वेश्चन मैंने आपको लिखे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो, 2 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं, फिर मैं सोल्व करवाऊंगा। आपको कितना आता है, कितना आपने पढ़ा, 2 मिनट का टाइम मैं आपके सामने दे रहा हूं। इसको या तो आप पॉज करके करिए फटाफट से, बिल्कुल जो पढ़ाया हुआ है उसी में से आया हुआ है, जो मैंने पढ़ाया है। हो गया? चलो देखते, पहला क्वेश्चन,
एक पारितंत्र में लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाती है? मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे सबसे पहले ऊर्जा प्रवाह के अंदर, और मैंने कहा दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उठेगा। देखिए कितने प्रतिशत? 10%, सबको पता है, बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है। ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण में एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा के अंदर वृद्धि होती है, समान रहेगी, कमी होती है, या फिर अनियमित परिवर्तन होता है? सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, लैंग्वेज को अलग कर दी। भाई एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा जाती है, मतलब ऊर्जा क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? कमी होती है। जैसे आगे ऊर्जा जाती है कमी होती है। एग्जाम्पल से हमने समझाया, पहले 1000 जूल थी, फिर 100 जूल, फिर 10 जूल, फिर 1 जूल, तो ऊर्जा में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो सेम क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज में पूछ लिया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन या तो वो सेम दे देगा, लैंग्वेज घुमा देगा, या एकदम डिट्टो ही दे देगा, या उसके आसपास से क्वेश्चन दे देगा, है ना। इसमें अब आसपास से क्या क्वेश्चन दे सकता है कि एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरण में कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास हो जाता है? तो अब आपको नहीं पता है कि कितना होता है। अगर 10% ट्रांसफर हो रही है तो 90% ह्रास हो जाएगी। तो क्वेश्चन जो उठ रहा है वो इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे तो आप जो है वो एकदम एग्जाम सेलेक्टिव पॉइंट पढ़ोगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है, नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, चक्र है ऐसे पढ़ के सीधा कार्बन चक्र टिक कर देते थे, नहीं, नहीं है। कार्बन चक्र भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन फास्फोरस चक्र जो है ये सेडिमेंट्री प्रकार का, ये हमने देखा था, बिल्कुल आपको याद है। नाइट्रीकरण में क्या होता है? अब ध्यान से सोचो, मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। तो जो नाइट्रीकरण था उसमें क्या होता है? बिल्कुल आप सबको पता है, अमोनिया से जो नाइट्रेट बनता है उसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन से जो अमोनिया बनता है उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, और इससे वापस नाइट्रेट से अमोनिया बनना इसे विनाइट्रीकरण कहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन अगली बार इनमें से पूछ ले, इससे पूछ ले, इससे पूछ ले, ये आ गया, या वापस यही पूछ ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। इससे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए 2-4 मैंने आपको प्रूफ के तौर पे बता दिए। इसमें से आपको जो पढ़ना है वो बेस्ट है, और अगर आप इसके अलावा कहीं से पढ़ते हैं तो मैं उसमें भी मना नहीं करूंगा, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं मेरी तरफ से ये कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे आपको सफिशिएंट करवा दिया है, एलडीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, हमारा ये जनरल साइंस का कोर्स आपको पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मुझे ये पता चले कि आपको पसंद आ रहा है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा जो है एनर्जी नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, ये आपको मैं कह सकता हूँ। और अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप अन्य लोगों के साथ में शेयर भी करेंगे, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली क्लास में।